वाणिज्यवाद मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव उत्पादन के विभिन्न सोपानों से गुजरा है। मानव सदैव इस ओर प्रयत्नशील रहा है कि किस प्रकार मानव जीवन को सुंदर से सुंदरतम बना सके। समाज की भौतिक समृद्धि मानव जीवन के सुख का आधार होती है। उत्पादन के साधन, स्वरूप एवं संबंध समाज की भौतिक एवं आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। समाज के विकास या यूं कहें कि समाज के उत्थान एवं पतन को आर्थिक क्रियाएं सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। निश्चित अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है, अर्थात समाज की आर्थिक क्रियाएं निचोड़ के रूप में राजनीतिक स्वरूप धारण करती हैं। कुल मिलाकर समाज, संस्कृति, राजनीति इत्यादि की धुरी होती है अर्थक्रिया। वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात यूरोप में हुआ। ऐसा नहीं है कि विश्व के अन्य भाग इन तत्वों से अछूते रहे हों अथवा यूरोप के प्रभाव में ये तत्व सक्रिय हुए। वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति के तत्व सभी मानव समाजों में व्याप्त थे, किंतु यूरोप में ये तत्व परिपक्व एवं प्रखर रूप से प्रस्फुटित हुए। इसी का परिणाम था कि विश्व इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ यूरोप से हुआ। यूरोप की भौतिक प्रगति आधुनिक काल में सर्वोपरि थी, जिसने इसे सारे संसार का अगुवा बना दिया। वाणिज्यवाद के माध्यम से यूरोप के देशों ने भारी धनार्जन किया। विदेशी व्यापार के द्वारा अर्जित धन ही औद्योगिक क्रांति का आधार बना। वाणिज्यवाद ने भौगोलिक खोजों को गति प्रदान की, जिससे संपूर्ण संसार के ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे के संपर्क ने विभिन्न समाजों में आ रही जड़ता को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान की। वाणिज्यवाद के परिणामस्वरूप धर्म, दर्शन, कला, साहित्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी विकास हुआ। व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ, उसी ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि मानव समाज के विकास की निरंतर प्रक्रिया का सहज परिणाम थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ। प्रारंभिक स्तर पर यह क्रांति मानव कल्याण का आधार दृष्टिगत हुई थी, किंतु कालांतर में इसका अमानवीय स्वरूप भी सामने आया। जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतः सामाजिक आवश्यकता ने जिस आविष्कार को जन्म दिया, वही औद्योगिक क्रांति का संवाहक बना। पृष्ठभूमि: पुनर्जागरण का युग मध्यकाल के अवसान तथा आधुनिक काल के आगमन की सीमा विभाजक रेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुनर्जागरण ने राजनीतिक निरंकुशता एवं धर्मांधता के समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित कर दिया था। जब राजनीति एवं धर्म को तार्किकता की कसौटी पर परखने का प्रयास आरंभ हुआ तो मानव जीवन के सभी पक्षों में उथल पुथल अथवा गतिशीलता आई। वाणिज्यवाद का सिद्धांत और व्यवहार स्पष्ट रूप से पुनर्जागरण की विचारधारा का अभिन्न अंग रहा है। इसे सही अर्थों में आधुनिक युग का संवाहक कहा जाना प्रासंगिक है। इसे अनेक समाजशास्त्रियों ने वाणिज्यिक क्रांति के रूप में परिभाषित किया है। यूरोप में भौगोलिक खोजों के पीछे दो ही उद्देश्य प्रमुख रहे, पहला धर्म प्रचार तथा दूसरा व्यापार। यूरोप के साहसी नाविक या तो पोप की आज्ञा से सुदूर देशों में धर्म प्रचार हेतु समुद्री यात्रा पर निकले अथवा राजाज्ञा द्वारा व्यापारिक क्रियाओं के लिए समुद्र पार की यात्राएं की। एक स्थिति यह आई कि जो धर्म प्रचार हेतु निकले थे, वे धनार्जन के कार्य में संलग्न हो गए। अध्यात्म के ऊपर अर्थ की विजय थी जिसने वाणिज्यवाद को गति प्रदान की। यह वह युग था जब भारत में भी यूरोपीय जातियों का आगमन आरंभ हुआ था। यहाँ भी धर्म प्रचार व व्यापार हेतु सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बारे में एक पुर्तगाली लेखक अल्फांसो डिसूजा ने अपनी पुस्तक गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया में लिखा है, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सलीब क्रॉस लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें यहाँ अधिक सोना नजर आया
तब उन्होंने सलीब को अलग रखकर उस हाथ से अपनी जेबें भरनी कर दी, और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गई कि ये उन्हें एक हाथ से न संभाल सके, तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। वाणिज्यवाद की उत्पत्ति एवं परिभाषा। वाणिज्यवाद की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इस प्रवृत्ति का आरंभ 14वीं सदी के अंत से मानते हैं, जबकि सर्वमान्य मत 16वीं से 8वीं सदी के काल को वाणिज्यवाद की विचारधारा का युग मानते हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 14वीं एवं 15वीं सदी में वाणिज्यवाद का अंकुरण हो चुका था एवं 16वीं से 18वीं सदी के अंत तक वाणिज्यवाद ने संपूर्ण यूरोप की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति एवं राजनीति को प्रभावित किया एवं यह आधुनिक काल का संवाहक बना। वाणिज्यवाद को परिभाषित करने का प्रयास इसके समर्थकों ने कभी नहीं किया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। इसके माध्यम से एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की है। 17वीं सदी में इसके प्रखर समर्थकों में इंग्लैंड के थॉमस मून एवं सर जेम्स स्टुअर्ट, फ्रांस के जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट तथा इटली के एंटोनियो सेरा प्रमुख रहे हैं। इन्होंने कभी भी वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग न करते हुए इसके समर्थक विचार प्रतिपादित किए। संक्षेप में वाणिज्यवाद के बारे में यह कहा जा सकता है कि 16वीं से 18वीं सदी के यूरोप में समान रूप से प्रचलित वह आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार था, जो राजकीय नियमनों के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल प्रोत्साहित किया गया, जिसके पीछे किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के विकास की भावना कार्य कर रही थी। वाणिज्यवाद शब्द की उत्पत्ति वाणिज्य के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में अधिकाधिक संपदा प्राप्त करने से हुई है, अर्थात व्यापार को एक मुहिम या अभियान के रूप में संचालित करने को वाणिज्यवाद कहा गया है। यूरोप के विभिन्न देशों के विचारकों ने इस संबंध में जो विचार प्रतिपादित किए, वे वाणिज्यवाद के नाम से जाने जाते हैं। राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत वाणिज्यवाद की विचारधारा पनपी। वाणिज्यवाद के विचारों और नीतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझना प्रासंगिक होगा। 1. यह विश्वास किया गया कि विश्व में व्यापार की मात्रा निश्चित है, अतः किसी भी राज्य की नीतियां इस प्रकार बनाई जाएं, जिससे व्यापार के अधिक से अधिक भाग पर अधिकार जमाया जा सके। 2. बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना एवं चांदी को एक राष्ट्र की संपदा के लिए अपरिहार्य माना गया। यदि किसी राष्ट्र के पास इन धातुओं के प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो उसे बहुमूल्य धातुएं व्यापार के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। बहुमूल्य धातुएं एकत्रित हो सकें, इसके लिए अनुकूल व्यापार संतुलन होना चाहिए, अर्थात आयात से अधिक निर्यात होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जितना सामान देश से बाहर जा रहा है, उससे ज्यादा मूल्य की बहुमूल्य धातुएं देश में आनी चाहिए। 3. व्यापार संतुलन को बनाए रखने, उत्पादित वस्तुओं के आयात पर अधिक कर एवं निर्यात पर कम कर लिया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। 4. एक राष्ट्र के द्वारा औपनिवेशिक अधिकार क्षेत्र अथवा उपनिवेशों को बाजार के रूप में उपयोग किया जा सकता था। यहाँ वाणिज्यिक सामान का निर्यात किया जाता था एवं कच्चे माल की आपूर्ति होती थी। उपनिवेश एवं एक राष्ट्र की मध्य व्यापार पर औपनिवेशिक राष्ट्र को एकाधिपत्य का अधिकार दिया गया। 5. उपनिवेशों की स्थापना एवं उनकी रक्षा के लिए अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया जा सकता था। 6. वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए भारी भरकम जनसंख्या को आवश्यक माना गया था, जिससे श्रमिकों, बाजार एवं सैनिकों की आपूर्ति हो सकती थी। 7. एक उपनिवेश को औपनिवेशिक राष्ट्र सदैव दोहता अथवा निचोड़ता रहता था। उपनिवेश के उद्योगों को समाप्त करना इनके लिए लाभ का सौदा था। एक ओर जहां निर्मित या अन्यत्र से एकत्रित उपभोग की वस्तुओं के लिए तैयार बाजार प्राप्त होता था, वहीं दूसरी ओर औपनिवेशिक देशों के कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से निरंतर होती रहती थी। 8.
इस सिद्धांत के अनुसार मानव की आवश्यकताएं न्यूनतम की जानी थी तथा विशेषकर आयातित विलासिता की सामग्री के संबंध में यह मान्यता स्पष्ट थी कि विलासिता की आयातित सामग्री के उपभोग से मूल्यवान विदेशी मुद्रा या संपदा का निष्कासन होता है, जो राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता था। यह सुनिश्चित किए जाने के लिए व्यय संबंधी कानून बनाए गए कि मानव की आवश्यकताएं कम की गई हैं। 9. मितव्ययिता, बचत एवं यहाँ तक कि कंजूसी को सद्गुण एवं ईश्वरीय वरदान माना गया, क्योंकि केवल इन्हीं साधनों से पूंजी निर्मित व एकत्रित की जा सकती थी। उपरोक्त बिंदुओं से यूरोप के वाणिज्यवाद के सिद्धांत व व्यवहार का खुलासा होता है। यह बात निर्विवाद रूप से सच है कि वाणिज्यवाद ने पूंजीवाद के प्रारंभिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया, किंतु बाद में, विशेषकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वाणिज्यवाद की गंभीर आलोचना हुई। हस्तक्षेपवादी नीति के समर्थकों का तर्क था कि केवल बहुमूल्य पदार्थों को एकत्रित करने से कोई भी राष्ट्र अमीर नहीं बन जाता। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति बन गई थी, जिससे विश्व के देशों में लूट खसोट और असमानता को बढ़ावा मिला। इनके अनुसार दूसरों की कीमत पर एक राष्ट्र का धनी होना तर्कसंगत नहीं था। वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का ही परिणाम था कि उपनिवेशवाद 2 विश्वयुद्धों का मूल कारण बना। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यह विचारधारा अत्यधिक प्रभावशाली रही, जिससे यूरोप के उपनिवेश दुनिया के विभिन्न भागों में स्थापित हुए। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक मॉरिस डॉब के अनुसार, वाणिज्यवादी व्यवस्था व्यापार के माध्यम से राज्य नियंत्रित शोषण की व्यवस्था थी, जिसने औद्योगिक पूंजीवाद की पूर्वपीठिका की भूमिका निभाई। यह निश्चित रूप से प्रारंभिक पूंजी संचय के युग की आर्थिक नीति थी। इस उद्गार से स्पष्ट होता है कि यूरोप में वाणिज्यवाद के तहत पूंजी का भारी संचय हुआ, जिसने 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवाद के उदय के कारण वाणिज्यवाद को वाणिज्यिक क्रांति के नाम से भी परिभाषित किया गया है। इसने जहां 2 सदियों तक यूरोप को प्रभावित किया, वहीं आधुनिक युग को गति प्रदान करने वाली औद्योगिक क्रांति को भी जन्म दिया। अतः इसके उदय के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत जाना जा सकता है। 1. पुनर्जागरण। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में घटित पुनर्जागरण ने परंपरागत जीवन शैली को प्रभावित किया। अध्यात्म के नाम पर जो जड़वादी प्रवृत्तियां समाज को जकड़े हुए थीं, पुनर्जागरण ने भौतिक विचार को मानववादी विचार में परिवर्तित किया। पुनर्जागरण काल की भौगोलिक खोजें और वैज्ञानिक आविष्कार मानव सभ्यता को आगे की ओर ले जाने वाले कारक बने। अब पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक अथवा सांसारिक जीवन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। भौतिक सुख समृद्धि को महत्व दिया जाने लगा, जो धन दौलत द्वारा सहज प्राप्य थी। धन दौलत प्राप्त करने का साधन वाणिज्य था, जिसने वाणिज्यवाद को जन्म दिया। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविकों के समुद्री मार्ग से नए देशों की खोज ने वाणिज्यवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों को क्षेत्र उपलब्ध करवाया। यूरोप के पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। इनके द्वारा संचालित लाभदायक व्यापार ने यूरोप के सभी देशों को व्यापारिक क्रियाओं से संलग्न कर उत्साहित किया। 2. धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन भी 16वीं सदी के प्रारंभ की एक बहुत बड़ी घटना थी। जहां एक ओर धर्म सुधार आंदोलन ने अंधविश्वासी सोच को कमजोर किया, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने राज्य पर चर्च के नियंत्रण को कमजोर बनाया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी धर्म का अंकुश ढीला पड़ा, जिसने भौतिकवादी व वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। इहलोक में कष्ट पाकर परलोक में सुख प्राप्त करने की विचारधारा के स्थान पर वर्तमान सांसारिक जीवन में सुख प्राप्त करने की लालसा अधिक बलवती हुई, जो आर्थिक क्रियाओं की समृद्धि से ही पूर्ण हो सकती थी। इसी ने वाणिज्यवादी विचारधारा के अनुकूल माहौल उत्पन्न किया। 3. जनसंख्या में वृद्धि। पुनर्जागरण काल में यूरोप की जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई।
बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक विकास आवश्यक हो गया था। वैज्ञानिक आविष्कारों ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। कृषि के अतिरिक्त प्रमुख आर्थिक क्षेत्र व्यापार ही हो सकता था। इससे यूरोप के राष्ट्रों में आंतरिक व्यापार बढ़ा, जिसने विदेशी व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। विदेशी व्यापार अधिक लाभदायक, आकर्षक व साहसिक कार्य था, जिसने अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर मोहा। 4. राजनीतिक सोच में परिवर्तन, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन ने नई सोच को जन्म दिया। राजनीतिक सोच में परिवर्तन इसी का परिणाम कहा जा सकता है। अब आदर्श राजा और राज्य की चर्चा होने लगी। मध्यकालीन राजनीतिक व धार्मिक वर्जनाओं ने यूरोप के निवासियों के जीवन को सीमित और संकुचित बना दिया था। नई राजनीतिक सोच के अंतर्गत चर्च की शक्ति के स्थान पर राज्य की शक्ति को महत्व प्राप्त हुआ। मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रिंस में स्पष्ट किया कि लोकप्रिय शासक को अपने कार्यों में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह राज्य के हित में उचित कार्य करना चाहता हो। राज्य का उचित कार्य अपनी शक्ति को बढ़ाना और भौतिक समृद्धि करना माना गया। इस समय शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। राष्ट्रीय राज्यों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मूल्यवान धातु और संपदा संचय को आवश्यक माना गया, जिसने वाणिज्यवाद को न केवल जन्म दिया बल्कि गति प्रदान की। 5. आर्थिक वातावरण की अनुकूलता। उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार, जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक सोच इत्यादि ने अनुकूल आर्थिक वातावरण उत्पन्न किया, जिसने वाणिज्यवाद को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। मध्यकालीन यूरोप में आंतरिक व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, किंतु 16वीं सदी में मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार के आकार और स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। आंतरिक और विदेशी व्यापार एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जहां विदेशी व्यापार की प्रगति आंतरिक व्यापार को गति देती है, वहीं आंतरिक व्यापार की प्रगति विदेशी व्यापार को गति देती है। 16वीं सदी में बैंकों का जन्म हुआ तथा बैंकों ने आंतरिक तथा विदेशी व्यापार के संवर्धन तथा पूंजी संचय व निर्माण में भारी सहायता प्रदान की, जिससे वाणिज्यवादी विचारधारा व व्यवहार बलवती हुआ। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 14वीं एवं 15वीं सदी में घटित पुनर्जागरण वाणिज्यवाद के विकास का प्रमुख कारक था। इसी की धुरी पर आधुनिक युग का चक्र घूमने लगा। तत्कालीन ऐतिहासिक शक्तियों व परिस्थितियों ने वाणिज्यवाद को जन्म दिया। हम चाहे इसकी कितनी भी आलोचना करें, किंतु इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि इसने एक युग में प्रगतिशील भूमिका निभाई, जिसने मानव समाज के विकास को गतिशीलता प्रदान की। वाणिज्यवाद के परिणाम एवं मूल्यांकन। वाणिज्यवाद एक युग की लोकप्रिय विचारधारा रही, जिसके इर्द गिर्द यूरोप की अर्थव्यवस्था संचालित होती रही। वाणिज्यवाद के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सामयिक एवं दूरगामी परिणाम निकले, जिन्होंने विश्व इतिहास को लंबे समय तक प्रभावित किया। इसके परिणामों अथवा प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। उपनिवेशवाद का जन्म। वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार व्यापार के माध्यम से वाणिज्यवादी शक्तियों ने अपने उपनिवेश अथवा बाजार स्थापित किए। इन उपनिवेशों का वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुलकर शोषण और धन दोहन किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उपनिवेशवाद और अधिक विस्तृत हो गया था। उपनिवेशों का उपयोग निर्मित माल के उपभोक्ता बाजार तथा कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्रोत के रूप में किया जाने लगा। इसी उपनिवेशवाद का विकसित रूप अंतर्राष्ट्रीय शोषक एवं उत्पीड़क साम्राज्यवाद के रूप में अस्तित्वमान हुआ। औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य व्याप्त अंतर्विरोधों के परिणामस्वरूप दो विनाशक विश्वयुद्ध हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात नव उपनिवेशवाद एवं नव साम्राज्यवाद संसार में गरीब और अविकसित राष्ट्रों का आर्थिक शोषण कर रहा है। ऐसे अमानवीय उपनिवेशवादी सिद्धांत और व्यवहार को जन्म दिया वाणिज्यवाद ने। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्पेनवासी, हॉलैंडवासी आदि यूरोपीय शक्तियों ने एशिया,
अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों में उपनिवेश स्थापित किए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मनी और इटली जैसे देश भी उपनिवेशों की स्थापना की होड़ में सम्मिलित हुए। मध्यम वर्ग का उदय, वाणिज्यवादी प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों के संचालन में संलग्न नए वर्गों का उदय एक स्वाभाविक परिणाम था। यह नवोदित मध्यम वर्ग आधुनिक काल का संवाहक बना। वाणिज्यवाद को प्रारंभिक समर्थन सामंती एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं से प्राप्त हुआ, किंतु एक समय बाद जो मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया, यह मध्यम वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन का अगुवा बन गया। मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं परंपरा से अलग हटकर थीं, इसी ने सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक जीवन की गतिशीलता, वाणिज्यवाद के जन्म के पूर्व परंपरागत सामंतवादी कृषि अर्थव्यवस्था सदियों से चली आ रही थी। वाणिज्यवाद के जन्म के परिणामस्वरूप विपणन, मंडी, बाजार, मुद्रा, बैंकिंग अथवा महाजनी जैसी आर्थिक क्रियाएं अस्तित्व में आईं, जिन्होंने जीवन को गतिशीलता प्रदान की। परंपरागत अर्थव्यवस्था में जो लंबी जड़ता आ गई थी, वह वाणिज्यवाद के प्रभाव से समाप्त हो गई। औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद को औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वैसे औद्योगिक क्रांति आर्थिक जीवन में उत्पन्न हुई गतिशीलता का स्वाभाविक परिणाम थी। वाणिज्यवाद के परिणामस्वरूप यूरोप में भारी धन संचय हुआ, जिसने उद्योगों हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया। अधिक धन संचय के कारण व्यापार से इतनी अधिशेष पूंजी का निर्माण हुआ, जिससे व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण हो सका, जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। भौगोलिक खोजें एवं वैज्ञानिक प्रगति, व्यापारिक क्रियाओं को सफल बनाने के लिए अनेक भौगोलिक खोजें हुईं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों व देशों के समुद्री मार्ग खोजे एवं किसित किए गए। व्यापारिक अभियानों को सुगम, सरल एवं सफल बनाने के लिए जल परिवहन के अच्छे साधनों का विकास हुआ, जिसने वैज्ञानिक प्रगति को सहायता प्रदान की। व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से विश्वज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ, वह विज्ञान के विकास में सहायक रहा। नवीन राजनीतिक विचारों का विकास, मध्यकालीन यूरोप में चर्च की सत्ता के साथ साथ निरंकुश राजतंत्रात्मक सामंती व्यवस्था का बोलबाला था। वाणिज्यवाद के अनुकूल मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था अपर्याप्त थी। नया व्यापारिक मध्यम वर्ग भी परंपरागत राजनीतिक संरचना में सहजता का आभास नहीं कर पा रहा था। अतः नए संदर्भों में नवीन राजनीतिक विचारों का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्थन मिला तथा अनेक संकीर्ण राजनीतिक वर्जनाओं का अंत हुआ अथवा ढीली पड़ी। राजनीतिक कठोरता के स्थान पर उदारता की ओर सोच बढ़ने लगी, जिससे अनेक राजनीतिक परिवर्तन भी आए। इंग्लैंड में घटित 1688 की रक्तहीन क्रांति इसका एक जीता जागता नमूना है। उपर्युक्त बिंदुओं से निष्कर्ष निकलता है कि वाणिज्यवाद ने परंपरागत आर्थिक व्यवस्था को झकझोर दिया था, जिससे मानव समाज के सभी पक्ष प्रभावित हुए। वाणिज्यवाद से केवल आर्थिक जीवन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। इससे अनेक विश्व व्यवस्थाएं भी उत्पन्न हुई तथा विज्ञान, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियां आरंभ हुई। वाणिज्यवाद का मूल्यांकन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर बखूबी किया जा सकता है। यदि एक वाक्य में कहें तो वाणिज्यवाद ने जो उथल-पुथल आरंभ की, उससे विश्व इतिहास के आधुनिक काल का शुभारंभ हुआ। वाणिज्यवाद की सीमाएं। 1. यह संकुचित राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें एक राष्ट्र की समृद्धि तो दूसरे की हानि की भावना शामिल थी। 2. वाणिज्यवाद में लोक कल्याण का कोई स्थान नहीं था। 3. कृषि के प्रति उदासीनता की नीति बरती गई। 4. सोने चांदी को अत्यधिक महत्व दिया गया। उसके संग्रह में नैतिक मूल्यों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। आगे चलकर यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग धंधों का विकास सोने चांदी की अपेक्षा लोहा इस्पात कोयला से अधिक होता है। 5. आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण उद्योग धंधों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था।
वाणिज्यवाद का पतन 18वीं शताब्दी के मध्य में वाणिज्यवाद का पतन प्रारंभ हो चुका था। किसी व्यवस्था अथवा विचारधारा का अपने उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचने के बाद पतन होना निश्चित होता है। इसी प्रकार वाणिज्यवाद का पतन हुआ, तथापि इसके पतन के लिए निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। धन को अत्यधिक महत्व। धातुवाद। वाणिज्यवाद में धन को सर्वाधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों का ही मुख्य उद्देश्य धन संचय हो गया। इसके लिए दास व्यापार जैसे अमानवीय कृत्य भी किए गए। इसके अलावा धन संचय की प्रवृत्ति के कारण वाणिज्यवादी व्यवस्था में श्रमिकों का वेतन जीवन निर्वाह सिद्धांत पर आधारित था। व्यापारियों द्वारा श्रमिकों का अधिकाधिक शोषण होने लगा। लोक कल्याण की भावना से मुक्त कोई भी राज्य या व्यवस्था कभी भी स्थायी नहीं हो सकती थी। निरंकुश राजसत्ता। वाणिज्यवाद ने राजसत्ता को अत्यधिक शक्ति संपन्न बना दिया। संपूर्ण सत्ता निरंकुश रूप से राज्य में ही निहित थी। निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राजाओं ने पग पग पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। फलस्वरूप इस व्यवस्था के विरुद्ध जनता में असंतोष पनपने लगा और उदारवादी सिद्धांतों ने इस असंतोष को निरंतर बढ़ाया। कृषि को कम महत्व। वाणिज्यवाद में व्यापार को सर्वाधिक महत्व दिया गया और कृषि को उद्योगों के बाद महत्व दिया गया। इससे कृषि का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था, किंतु कृषि पर करों में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। इससे कृषि एवं कृषक दोनों की स्थिति दयनीय होती गई और जनता में असंतोष बढ़ने लगा। लोगों ने स्पष्टतः और उग्र रूप में वाणिज्यवाद की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। परिवर्तनशीलता का अभाव। बदलती परिस्थितियों में स्थैतिक विचार का टिक पाना असंभव होता है। वाणिज्यवादी विचारों में भी परिस्थितियों के अनुसार संशोधन नहीं हुए, अतः गतिशील विश्व में स्थिर वाणिज्यवादी सिद्धांतों तथा आदर्शों का दीर्घकाल तक बने रहना असंभव था। नई परिस्थितियों में उत्पादन तथा व्यापार से संबंधित अनेक अव्यावहारिक प्रतिबंधों को क्रमशः समाप्त कर दिया गया। मुक्त व्यापार का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार वाणिज्यवाद के सिद्धांतों तथा आदर्शों का पतन प्रारंभ हो गया।